मित्रों नमस्कार। एक विषय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ और उस विषय को बड़ा बारीकी से समझना कि इस संसार में जो कुछ हमको दिखता है, दो प्रकार की वस्तुएं दिखती हैं। कुछ ऐसी हैं जो मैं सीधे सीधे कह सकता हूँ कि इसकी रचना, इनका निर्माण जो है प्रकृति, परमात्मा, भगवान के द्वारा हुआ है। जैसे धरती है, पानी है और वनस्पतियाँ हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु हैं। तो जिसने बनाया है वो उसका वैज्ञानिक है और वो उसको संभालेगा, उसकी देखरेख वही कर सकता है जिसने बनाया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे भौतिक संसाधन हैं, टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है। ये सब चूँकि मनुष्य ने बनाया है तो मनुष्य इस पर शोध कर सकता है। अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि विज्ञान अपना जो दायरा है उसको अपना सीमित रखे और विज्ञान वहाँ तक चले जो उसकी परिधि में आता है। वैज्ञानिक लोग और पढ़े लिखे लोग हेलीकॉप्टर बनाएं और समुद्री जहाज बनाएं और एक से बेहतरीन कंप्यूटर बनाएं, मोबाइल बनाएं, बसें बनाएं, ट्रक बनाएं, एसी बनाएं, फ्रिज बनाएं, कुछ भी बनाएं, पूरा अधिकार है उनका। लेकिन जब विज्ञान के लोग जो है ना भगवान की व्यवस्था पर अतिक्रमण करते हैं तो बहुत दुख होता है। और उनके पागलपन पर, मतलब मैं तो साफ बोलने वाला हूं, उनके पागलपन पर मुझे तरस आता है। वर्तमान में जो मनुष्य के जीवन में जो परेशानियां हैं उसका कारण सिर्फ एक है कि हम पढ़े लिखे लोगों ने वहाँ दखल दिया है जहाँ दखल मुझे नहीं देनी चाहिए थी। जो विषय मेरा नहीं है वहाँ क्यों घुसते हो? और अगर वहाँ घुसना भी है तो फिर उस व्यवस्था को ठीक से समझ करके आओ। आज का जो विषय है वो मेरा कृषि से जुड़ा हुआ है, परंपरागत खेती से जुड़ा हुआ है। और विषय केवल इतना सा है कि गांव और किसान और खेती के खुशहाली के लिए जितनी भी रिसर्च होंगी वो प्रकृति के वैभव में बैठ करके होंगी, तभी वो एप्लीकेबल होंगी। अगर वनस्पतियों के बारे में, पशुओं के बारे में, खेती के बारे में, पानी के बारे में कोई ऐसी रूम में बैठ करके रिसर्च करेगा ना तो बेईमानी होगी। और आज यही हुआ। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग किसानों के हमदर्द हैं या किसानों की फसलों की, पशुओं की, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पर रिसर्च करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर पर एक्सटेंशन का काम करते हैं और किसानों की खुशहाली और पशुओं के दुग्ध उत्पादन और मछली उत्पादन, इस पर जो बात करते हैं, उनसे एक ही अनुरोध है कि अपनी प्रयोगशाला से निकलिए और कभी जंगल की भ्रमण करिए और वहाँ जाकर के उस वैभव को देखिए। तो ये जो विषय है, प्राकृतिक कृषि की हकीकत जंगलों में ही है। यानी कृषि की हकीकत को समझना है तो जंगल में ही जाकर के समझना पड़ेगा। एसी रूम में बैठ करके कृषि की हकीकत को कोई नहीं समझ सकता। दुर्भाग्य से एयर कंडीशन में बैठ करके लोग किसान को सलाह देते हैं खेती की और कहते हैं ये रिसर्च हुई है। क्या रिसर्च हुई है? मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि किसान के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए और ज़मीन की उर्वरता के लिए और फसलों की लागत को घटाने के लिए अगर कोई भी विषय दिमाग में हो तो एक बार जंगल जाइए, जंगल में जाकर के शोध करिए। अन्यथा आप अपना जो रिसर्च है वो अपने पास रखिए। आप अपना जॉब करिए, नौकरी करिए, कुछ भी करिए, लेकिन वो जबरदस्ती किसानों के ऊपर मत थोपिए। मैं प्रमाणों के साथ कह सकता हूं कि सैकड़ों ऐसी तकनीकियां हैं जिनके कारण ये किसान और गांव बर्बाद हुए। और जिसको अगर विश्वास ना हो आकर के मुझे खुली बहस कर सकता है। मैं किसान का बेटा हूं, आप भी किसान के बेटे हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे
जो गांव से संबंध ना रखते हों, किसान से संबंध ना रखते हों। सारे के सारे लोग गांव के खलिहानों में खेले हैं, गांव के जलाशयों में नहाए हैं, गांव की आबो हवा में पले पुसे हैं, उन्हें बैल और हल और खेत और सब कुछ मालूम है। उसके बावजूद जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग हैं, उसके बावजूद किस तकनीकी की बात करते हैं। और 40, 50, 60 साल हो गए, आपकी एक भी तकनीकी बताइए जो काम आई हो। किसान को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। तो मैं आपको जंगल की ओर ले चलता हूँ। विषय बहुत खेती का है। और देखिए आप, प्राकृतिक कृषि की हकीकत जंगलों में है। आखिर क्या है जंगलों में जो कृषि योग्य भूमियों में नहीं है? वो इतनी सी किसान स्वयं अगर सोच रहा है कि यार मेरे खेत में फसल कम पैदा होती है और पानी बहुत लगाना पड़ता है, बताइए इतना यूरिया डालना पड़ता है, बताइए बीमारियां लग जाती हैं, उसके लिए ये डालना पड़ता है, फिर साला वो दीमक लग जाती, फिर ये करना पड़ता है, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। तो तुमको बर्बाद किसने किया? तुम लुटे क्यों? अपनी नासमझ से। मैंने बताया ना, जिन चीज़ों को प्रकृति ने बनाया है, जो चीज़ें प्रकृति के नियरेस्ट हैं, जो प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति की व्यवस्था में ये विज्ञान बिल्कुल आड़े नहीं आना चाहिए। और आड़े अगर आएगा तो प्रकृति की व्यवस्था का विज्ञान आएगा। ये स्कूलों और विश्वविद्यालयों की शिक्षा जो है, ये इस कृषि में काम नहीं आ सकती। व्यवहारिक जीवन में जो वास्तविकता, वो तो यही है। अभी हाल फिलहाल मैंने जंगल का भ्रमण किया है। मैंने जंगल को 13 साल नज़दीक से समझा है। और कई लोग तो इस बात को समझेंगे नहीं कि मतलब मैंने जंगल में क्या देखा है। मैंने जंगल में इतने अद्भुत अद्भुत नज़ारे देखे हैं। और ये प्रेरणा मिली थी हमको रहीमदास जी के दोहा से, रहीमन बिरवा खेत में सींचे ते कुम्हलाए और रहे भरोसे राम के पत्थर पर हरियाए। जंगलों में ऐसी व्यवस्था है। तो मैं जंगल की व्यवस्था को नज़दीक से देखा हूँ, और एक बार नहीं सैकड़ों बार देखा हूँ। 3-3 दिन रह करके देखा हूँ। तो क्या देखा है? कृषि योग्य भूमियों में आखिर क्या है जंगलों में जो कृषि योग्य भूमियों में नहीं है? था कभी था, अब नहीं है। क्यों? क्योंकि साइंस घुस गया। तो देखिए आप, जंगलों में भूमि में जीवांश कार्बन प्रचुर मात्रा में है। और कार्बन जहाँ होता है ना, तो कार्बन पानी को एब्जॉर्ब करने की बहुत भारी सामर्थ्य होती है। और वो ज़मीन में 10% मॉइस्चर बना के रखता है। कभी भी फसल पानी के अभाव में सूखते ही नहीं। इसीलिए जंगल में कोई पानी नहीं लगाता और सारी की सारी वनस्पतियाँ मुस्कुराती हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं का अपार भंडार है। कहते हैं ना 84 लाख योनियों के जीव जंतु। हम तो ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, जेट्रोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा ऐसे 10-15 लिए घूमते हैं। वो कहते हैं ना बंदर पागे अदरक की गांठ बन बैठा पंसारी, वैसा ही कुछ है। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि इस भूमंडल पर 84 लाख योनियों के जीव जंतु हैं, लेकिन विज्ञान ने उन 84 लाख योनियों में से केवल 1,36,000 स्पीसीज की पहचान की है। और आज की तारीख में 1,36,000 जो लिपिबद्ध किए जा चुके हैं, उनमें से 50% से ज़्यादा नष्ट हो चुके हैं। डायनासोर जैसा बड़ा जीव नष्ट हो गया। हाथी शेर ही कहाँ दिखता है? चिड़िया, मधुमक्खी, दीमक, तितली, केंचुआ कहाँ दिखते हैं? मेंढक। तो 1,35,000 छत्तीसगढ़ की मैंने खोज की, लिपिबद्ध किया, उनका नामकरण संस्कार किया। उनमें से आधे से ज़्यादा विलुप्त कर दिए, और जिनको जाना ही नहीं। जाहिर सी बात है कि जो नहीं जान पाए वो बहुत छोटे हैं, वो नहीं दिखाई दिए। तो ऐसे सूक्ष्म जीव,
तो जंगलों में सूक्ष्म जीवाणुओं का अपार भंडार है। नाना प्रकार के जीव हैं, बड़े जीव जो हमारे यहाँ नहीं है। केंचुआ भी है, तितली भी है, मधुमक्खी भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ। नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं। बस इसलिए जंगल मुस्कुराता है। मैंने बताया ना, मनुष्य वनस्पति को, जीव को मनुष्य की जरूरत नहीं है, मनुष्य को इनकी जरूरत है। इस धरती का 7.5 अरब आदमी अगर कल मर जाए ना, तो ये सारी वनस्पतियां, सारे जीव जंतु जश्न मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे कि अच्छा हुआ मर गया। हमारा बिहेवियर ऐसे ही है। हमको परमात्मा ने कहा था इनके साथ मिल करके जीना, जंगल के साथ मिल करके रहना। मुझे जंगल खराब लगने लगे। और वो तो सरकारों की नीतियों की उनको मतलब बाध्यता है ना, कि लोग फिर कहेंगे कि जंगल काट रहे हैं, इसलिए जंगल को बचा के रखा है। नहीं तो धीरे धीरे तो उन पर कटाई हो ही रही है। 1947 में हमारे देश में 26% जंगल था, लिविंग जंगल, जिंदा जंगल 26% था। आज 7% बचा है। कटान जारी है, ऐसा नहीं है कि ये बचेगा। तो जो मनुष्य जंगल नष्ट करेगा वो खेती क्या सीखेगा, जानता है। इसीलिए जंगलों में देखिए नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, वहां पर ऑर्गेनिक कार्बन है, इसीलिए पानी होता है। तुम्हारे यहाँ क्या है, जीवांश खत्म, जीवांश कार्बन यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ खत्म, क्योंकि फसलों में आग लगा देंगे, गोबर को सड़कों में फेंक देंगे, पशु पालेंगे नहीं, और रसायन डालेंगे, सूक्ष्म जीव नष्ट कर डालेंगे। तितली, मधुमक्खी, दीमक सब रसायन डाल के मार डाली, और मोनोकल्चर करेंगे। यानी कि यहाँ नाना प्रकार की वनस्पतियाँ, यहाँ हमारे खेतों में मोनोकल्चर क्या, धान बोया है, 100 एकड़ में धान है, पूरे में धान है, न ज्वार है, न बाजरा है, न उर्द है, न मूंग है, न तिली है, न अंडी है, न कपास है, केवल धान है। इनका भी समाज है ना वनस्पतियों का। जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वनस्पतियां भी एक सामाजिक मतलब सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, महुए का पेड़, आम का पेड़, उसके नीचे नाना प्रकार की झाड़ियां, नाना प्रकार की घास, नाना प्रकार के जीव जंतु। इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और मैं जानता हूं बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता, फिर भी यहां मोनोकल्चर क्यों? बासमती धान है, रेट अच्छा मिल जाता है। ठीक है, रेट ले लो, कैसा लोगे रेट? तो मित्र, वर्तमान समय में हमारे किसान भी दुखी, आत्महत्या कर रहा है, लागत बढ़ गई है, आमदनी घट गई है। सरकार भी कहती है कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है, जैविक खेती करनी है। जैविक खेती का प्रयास 15 साल से चल रहा, लेकिन जैविक खेती किसी मुकाम पर पहुंची नहीं। परंपरागत खेती की भी लोग बात करते हैं, लेकिन वो कोई कहीं भी किसी देश में, प्रदेश में, किसी भी हिस्से में कहीं परंपरागत खेती किसी मुकाम पर पहुंची नहीं। कारण क्या है? वहां भी कुछ लोग खुराफाती अराजक तत्व घुस गए उस योजना में। टोटल वो मतलब घुन की तरह, दीमक की तरह वो खाने कमाने वाले। जैविक कृषि, प्राकृतिक कृषि, परंपरागत कृषि में कहाँ पैसा खर्च हो रहा भाई मेरे? जंगल में जाइए, जंगल की व्यवस्था को देखिए, क्या है कुछ नहीं। तो खेत में नाना प्रकार के पेड़ लगा दीजिए, बीच में खेती भी करिए, पेड़ भी होंगे, पानी भी बरसेगा, मेड़ भी बनी होगी, बरसात का पानी रुकेगा, खाद नहीं देनी पड़ेगी, दवाई नहीं डालनी पड़ेगी, बायोडाइवर्सिटी जिस दिन मेंटेन हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लागत शून्य, जीरो बजट की खेती। जंगल में जीरो बजट की खेती, जुताई भी नहीं करनी। हाँ, आप फावड़े से, कुदाल से गुड़ाई करके कुछ अपना बीज बो सकते हैं, लेकिन जंगलों में नाना प्रकार की वनस्पतियां होती हैं और कहीं कोई जुताई नहीं होती, कहीं कोई पानी नहीं देता, कहीं कोई दवा नहीं डालता, कहीं कोई उर्वरक नहीं डालता।
तो किसान और वैज्ञानिक और कृषि के जितने भी लोग हैं, वो जो खेती की खुशहाली और तरक्की की बात करते हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि खेती को पढ़ना है, अगर खेती को समझना है अगर, और फिर से एक बार सोने की चिड़िया वाला भारत, फिर से एक बार वो किसान, उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निदान, अगर वहां पर पहुंचना है, आत्महत्या से बचना है, मतलब ज़मीन ना बेचनी पड़े, बच्चों को शहर में ना भेजना पड़े, मेरे बच्चे बेरोजगार ना रहें, अगर ऐसा भाव, ऐसा कुछ मन में है, तो एक बार जंगल की खेती को समझने की ज़रूरत है। नमस्कार।